सो न्यूमेरिकल्स आज स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी का। पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन इज होल्डिंग अ बकेट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो एक बकेट है, ठीक है, उस बकेट को होल्ड करके रखने के लिए ऊपर एक फोर्स, एक पर्सन इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, ठीक है। तो इसको होल्ड करके रखने के लिए, बकेट में पानी भरा होगा, उसको होल्ड करके रखने के लिए, दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज बीइंग अप्लाइड। ही मूव्स a horizontal distance of 15 मीटर फर्स्ट। तो पहले ये 15 मीटर तक हॉरिजॉन्टली मूव करता है और उसके बाद देन क्लाइम्स अप ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, उसके बाद ऊपर के तरफ 12 मीटर डिस्टेंस मूव करता है, ठीक है। सो अब व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय हिम। सो यहाँ पे इधर से इधर पहले ए से लेके बी तक जब आएगा और फिर बी से सी, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव किया उस समय जो फोर्स है वो वर्टिकल है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। सो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू एफ डॉट एस। अब एफ कितना है, 20 इंटू डिस्प्लेसमेंट 50 इंटू कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। फोर्स परपेंडिकुलर y डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में है, तो वर्क डन, बिकॉज फोर्स के अलोंग देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम a टू b विल बी इक्वल टू 0। होगा ना, होगा ना बच्चों। वर्क डन b टू c, अब जब b से c जाना होगा तो ये f डॉट s अगर करेंगे यहाँ पे तो 20 इंटू डिस्प्लेसमेंट 50 इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जिधर है उधर ही फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर और फोर्स भी इधर, दोनों का सेम डायरेक्शन है। तो ये सीधे 15 इंटू 12 इंटू 20 कर लेंगे, ये 12 मीटर था। सो 12 इंटू 20 कर लेंगे तो ये 240 जूल्स निकल के आ जाते। क्लियर है। तो नेट टोटल वर्क डन W नेट इज इक्वल टू W फ्रॉम A टू B, वर्क डन फ्रॉम A टू B एंड वर्क डन फ्रॉम B टू C। A to B is 0, B to C is 240 joules. So net work done is equal to 240 joules. Clear है? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. सेकेंड क्वेश्चन है, a uniform chain of length 2 meter is kept on a table. तो हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल के ऊपर एक चेन इस तरह से रखा हुआ है, so a uniform chain of length 2 meter, total length of the chain is 2 meter, is kept on a table such that the length of 60 centimeter hangs freely from the edge of the table. तो ये जो हाइट है, मतलब ये जो लेंथ है चेन का जो कि हैंग कर रहा है ना, दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर और 0.6 मीटर। नाउ द टोटल मास ऑफ द चेन इज 4 kg। तो टोटल मास अगर चेन का है 4 kg, व्हाट इज द वर्क डन इन पुलिंग द एंटायर चेन ऑन द टेबल। तो हम लोग को पूरा चेन को अगर हम टेबल पे खींच के ऊपर लेके चले जाएं तो वर्क डन कितना होगा। तो तुम उसके लिए क्या करोगे,
कि ये जो इसका चेन का जो सेंटर ऑफ मास है, मतलब बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो एग्जैक्टली मिडवे यहाँ पे होगा, राइट? जो कि अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें सीजी की, तो ये यहाँ से जो डिस्टेंस होगा इसका 0.3 मीटर के डेप्थ पे होगा, अगर एज से इसका डिस्टेंस निकालें। ये क्लियर है सबको? क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा, तो ये 0.3 मीटर डेप्थ पे है। अच्छा, अब हम लोग ये जो जो पोर्शन लटक रहा है इसके नीचे, उसका अगर मास निकालेंगे स्मॉल m, तो वो कितना हो जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ, अगर टोटल मास 4 kg है, टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे और जितना लटक रहा है उसका मास देखेंगे तो वो 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4/2 इंटू 0.6 करोगे तो दिस इज 1.2 kg आ जाएगा। सो ये कौन सा मास है? ये वो मास है जो हैंग कर रहा है नीचे टेबल से। सो दिस इज मास ऑफ द पोर्शन of chain hanging from the table. Clear है? So mass of the portion of chain hanging from the table. Clear है बच्चों? Yes, sir. अब इसको पूरे तरह से जब ऊपर उठाना है तो इसका जो वेट होगा, दैट वेट फोर्स, कितना वर्क डन कितना करना पड़ेगा उठाने के लिए? सो वर्क डन इज इक्वल टू इसका जो वेट है mg इंटू जितने हाइट से इसको ऊपर लेके जाएंगे h, वो वर्क डन हो जाएगा। तुमको अगर इसको ऊपर खींच के ले जाना है तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? जितना उसका वेट है उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर इसका वेट नीचे की तरफ mg है तो अमाउंट ऑफ द वैल्यू, अमाउंट ऑफ फोर्स विच यू हैव टू अप्लाई इन अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू mg एंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से, बेसिकली हम इस पूरे मास को, इस पूरे चेन को एक पॉइंट मास के तरह कंसिडर कर लेते हैं जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे है। तो पूरे चेन को अगर ऊपर उठा के लेके जाना है तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे पॉइंट मास है उसको 0.3 मीटर से ऊपर लेके जाना है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो पॉइंट मास है उसका मास 1.2 है, जी तुम्हारा 10 हो गया और उसको 0.3 मीटर से ऊपर लेके जाना है। तो 12 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 3.6 जूल तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा इस पूरे चेन को ऊपर ले जाने के। ये क्लियर है सभी को? सर मुझे अच्छे से समझ नहीं आया ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला कांसेप्ट। कोई भी चीज अगर एक मान लो ये चेन है या कोई भी डायनेमिक एक सब्सटेंस है, कोई भी जिसका कि रिजिड बॉडी है, उस रिजिड बॉडी का कोई एक सेंटर ऑफ मास होता है। सेंटर ऑफ मास मतलब जहां पे पूरा मास लोकेटेड होता है उसका, कि अगर उसको पूरे पॉइंट मास की जगह रिप्लेस कर दे तो वो उसका पोजीशन होता है उस पूरे पॉइंट मास का, कॉन्सेंट्रेटेड एक पॉइंट। तो इस अगर कोई लेंथ L का एक, मतलब स्ट्रेट लेंथ L का अगर एक चेन है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके हाफ डिस्टेंस पे होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे हो। ये समझ में आया या ये भी नहीं आया? सही आ गया। तो ये सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे है, बिल्कुल बीच में। तो इसका जो लेंथ था, जो लटकने वाले मास का अगर लेंथ 0.6 मीटर है तो ये जो सेंटर ऑफ मास है ये इसके एज से कितने डिस्टेंस पे होगा? 0.3 मीटर के डिस्टेंस पे। अब इस पूरे चेन को हम एक पॉइंट मास कंसिडर कर लेते हैं जिसका मास उतना ही है जितना कि इस चेन का, जो हैंगिंग चेन का है, दैट इज 1.2 kg। और ये कितने हाइट से ऊपर जाएगा? ये बेसिकली 0.3 मीटर हाइट से ऊपर जाएगा अगर हम इस पूरे चेन को ऊपर उठा के लेके चले। पूरा चेन अगर ऊपर आ गया तो अब इसका जो ये जो पोर्शन उसका सेंटर ऑफ मास जो यहाँ था, अब तो टेबल के ऊपर ही आ जाएगा ना उसका सेंटर ऑफ मास, क्योंकि पूरा चेन ही अब ऊपर है। तो पूरा चेन का सेंटर ऑफ मास अब टेबल पे है,
यहाँ पे सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था एक पॉइंट मास, इसको हम कितने हाइट से ऊपर लेके गए, 0.3 मीटर की हाइट से, 1.2 kg इसका मास है. मास into acceleration due to gravity into height will give you the work done, mgh. mg इसीलिए क्योंकि जितना इसका वेट नीचे की तरफ होगा उतना ही फोर्स हम इसको ले जा रहे हैं, मतलब हम इसको कुछ एक्सेलरेट करके नहीं ले जा रहे हैं, धीरे धीरे उठा के हमने चेन को ऊपर रख दिया. तो वो जो फोर्स लगाया हमने दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द चेन. तो F इंटू एस जो करेंगे दैट इज mg इंटू ये जो S है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट mg इंटू h. तो वो हमने वैल्यूज यहाँ पे निकाल के रख दिया और उसको निकाल के वैल्यू निकाल लिया. क्लियर है? Yes, sir. मैं चैतन्य से पूछ रहा हूँ. Yes, sir. बाकी और डिटेल में जब सेंटर ऑफ मास वगैरह करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा. अब देखो पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्स F1 इज इक्वल टू, ये फोर्स का वैल्यू दे रखा है वेक्टर में, एंड F2 इज इक्वल टू दिस. दो फोर्स लग रहा है, इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस. तो हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले तो नेट फोर्स निकाल लो. F इज इक्वल टू F1 प्लस F2. इससे हम लोग नेट फोर्स निकाल लेते हैं. टोटल फोर्स इज इक्वल टू 2I माइनस 3J प्लस 4K प्लस ऑफ माइनस I प्लस 2J माइनस 3K. सो 2I माइनस I करेंगे तो ये I हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 2 करेंगे माइनस J हो जाएगा, 4 माइनस 3 करेंगे ये K हो जाएगा. I माइनस J प्लस K हो गया नेट फोर्स का वैल्यू. ठीक, ये दिस इज F टोटल फोर्स है. इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, देखो इसका जो पोजीशन वेक्टर RB का जो पोजीशन वेक्टर लोगे फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, तो फाइनल जो पोजीशन वेक्टर RB है ये दिस इज इक्वल टू माइनस 3I माइनस 4J प्लस 2K. कोऑर्डिनेट दे रखा है उसको हम वेक्टरली लिखेंगे तो ये हो जाएगा. RA वेक्टर जो है दिस इज इक्वल टू 2I प्लस J प्लस 0K. अब जो A से B गया तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा S वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. होता है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. फाइनल पोजीशन B है, इनिशियल पोजीशन A था, तो RB माइनस RA करोगे, सो दिस इज माइनस 3I माइनस 4J प्लस 2K माइनस ऑफ 2I प्लस J प्लस 0K. सो दिस इज माइनस 3I माइनस 2I करेंगे माइनस 5I हो जाएगा, माइनस 4J माइनस J करेंगे माइनस ऑफ 5J हो गया, और प्लस 2K माइनस 0K करेंगे तो प्लस 2K हो गया. तो माइनस 5I माइनस 5J प्लस 2K हो गया. ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S. वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S. F है मेरा I माइनस J प्लस ऑफ K डॉट माइनस 5I माइनस 5J प्लस 2K. सो दिस इज माइनस 5 प्लस 5 प्लस 2. ये कितना हो जाएगा 2 यूनिट्स. तो वर्क डन कितना हो गया 2 यूनिट्स हो. क्लियर है सभी को? सर मेरे Yes, को वो sir. वेक्टर वाला पार्ट नहीं समझ आया. कौन सा वाला पार्ट? RB और RA वाला.
देखो क्या होता है, ये हम लोग जब काइनेमैटिक्स कर रहे थे ना, वेक्टर वाला पोर्शन, तब हम लोगों ने किया था। मान लो कोई पॉइंट ए है, ए से उठा के बी तक एक ऑब्जेक्ट को लेके गए, यहां से यहां तक ले गए, तो ये ओरिजिन से इसका जो पोजीशन वेक्टर होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर ए से, और ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर बी से। अब ये जो ए बी वेक्टर होगा, ए बी वेक्टर तुम देखोगे, देखो आर ए प्लस ए बी वेक्टर आर बी वेक्टर हुआ, तो आर बी माइनस आर ए करोगे तो ये ए बी वेक्टर हो जाएगा तुम्हारा। दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर करोगे तो ये वेक्टर मिलेगा। बेसिकली दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, सो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आर बी वेक्टर माइनस ऑफ आर ए वेक्टर। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऐसे भी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डेफिनेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर, पीवी लिख रहे हैं पोजीशन वेक्टर के लिए, माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, आर बी माइनस आर ए। तो ये देखो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है ये, तो इसका आर बी वेक्टर क्या हो गया, -3i -4j +2k, क्योंकि बी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट है तुम्हारा -3, -4, 2, तो इसका वेक्टर फॉर्म में लिखोगे -3 -0, क्योंकि ये है 0, 0, 0। ठीक है, तो आर बी माइनस मतलब बेसिकली आर बी वेक्टर विल बी -3i -4j +2k। उसी तरह आर ए वेक्टर जो है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, 1, 0, तो इसका जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा 2i + j + 0 के। ठीक, अब ये आर बी माइनस आर ए करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकलता है ना। इस डायग्राम से अगर तुम देखोगे तो ये दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर विल गिव यू दिस वेक्टर। Yes. क्लियर है? तो उसी को हम लोगों ने यूज कर लिया यहाँ पे। Okay, sir. Thank you. ये सबने कर लिया, लिख लिया सबने? प्लीज वो अपना ये साइलेंट करके रखिए, म्यूट प्लीज। हाँ जी, आप लोगों ने लिख लिया ना सबने? Yes, sir. नाउ फोर्थ वाला है, पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5 मीटर। तो ये हमारा x इज इक्वल टू 0 और ये x इज इक्वल टू 5 मीटर। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स गिवन बाय F इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं dw, वर्क डन dw इज इक्वल टू F dx, ये वर्क डन होता है, कल हम लोग बात कर रहे थे इस पे। अब इसको अगर नेट टोटल वर्क डन निकालना है तो ये dw को इंटीग्रेट कर देंगे f dx, 0 से लेके वर्क डन w, और dx जो x का जो लिमिट है वो यहाँ पे दे रखा है 0 से लेके 5 मीटर तक। सो फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, x के रेस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा है। तो बिकॉज x के रेस्पेक्ट में फोर्स चेंज हो रहा है, तो dx विद dx डिस्प्लेसमेंट कराने में जो वर्क डन होगा वो f इंटू dx हो जाएगा, राइट। तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं, f को अगर हम रिप्लेस कर लेंगे अब 7 - 2x प्लस
3x स्क्वायर से इंटू dx और लिमिट x इज इक्वल टू 0 से लेके 5 मीटर रखें। अब देखो, अब ये जो dx है इसको अंदर लेके आ जाएंगे, 7 dx, ठीक है, 7 dx माइनस 2x dx प्लस 3x स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 5 तक, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 5 तक, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके 5 तक। क्लियर है? हम लोग इंटीग्रेशन साइन को एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर लेके जा सकते हैं ब्रैकेट में, और अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब मेरे पास ये जो है, हम लोगों को पता है, ये हम लोगों ने x रेज टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन अगर होता है तो इसका फॉर्मूला होता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। पावर 1 से ऐड हो जाता है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी n+1 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज डालेंगे, देखो 7 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 7 dx का 0 से 5 माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x dx इसका लिमिट 0 से 5 प्लस 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर dx इसका लिमिट 0 से 5। dx का इंटीग्रेशन x होता है, अगर यहाँ पे x dx है मतलब x टू द पावर 0 dx मतलब dx ही हो गया, x टू द पावर 0 तो 1 ही होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 होगा ना। तो x टू द पावर 0 प्लस 1 मतलब x टू द पावर 1, तो x बाय 1 दैट इज x। तो जो dx का इंटीग्रेशन होता है, ये फॉर्मूला ही याद कर लो, dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स x लिमिट 0 से 5 माइनस ऑफ 2 टाइम्स x dx, x का पावर 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, x टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 लिमिट 0 से 5 प्लस 3 टाइम्स x का पावर 2 है, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। ये फॉर्मूला सब में यूज हो रहा है, और ये भी लिमिट 0 से 5 लेते हैं। अब मेरे पास क्या मिल गया, 7x माइनस 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x क्यूब बाय 3, राइट, और जो लिमिट है वो 0 से 5 है। दिस इज इक्वल टू 7x माइनस x स्क्वायर प्लस x क्यूब। ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, लिमिट 0 से 5। अब लिमिट का मतलब, जो पहले हमारे पास हैं बच्चे उनको पता होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। मतलब जब इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो पहले अपर लिमिट डालेंगे, मतलब 7 इंटू जो भी लिमिट है, अपर लिमिट में क्या है 5 है, तो 7 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर, जहां जहां x है वहां पे हम 5 डाल देते हैं, प्लस ऑफ 5 क्यूब, ये एक वैल्यू निकल गया। अब इसके बाद ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब सारे जगह पे x के जगह लोअर लिमिट डाल देंगे, 0 डाल देंगे, 7 इंटू 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस ऑफ 0 क्यूब, तो 7 5 35 माइनस 25 प्लस 125 माइनस 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। 35 माइनस 25 तो ये बेसिकली 100 और प्लस 35 135 हो जाएगा, 125 और माइनस 25 100 और 35 135 हो गया। सो 135 जूल्स हो जाएगा नेट वर्क डन। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. इंटीग्रेशन आ गया सबको समझ यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir.
लिख लिया ना सभी ने? हाँ सर। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, calculate the work done in moving the object from x is equal to 2 to x is equal to 3 meter, right, from the graph shown here. तो अभी क्या है कि वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x is equal to 2 to x is equal to 3. तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये एरिया निकालना है. वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द फोर्स एफ एक्स ग्राफ. वर्क डन is equal to area under fx graph. So area under fx graph is half into sum of parallel sides. तो ये पैरेलल साइड का सम करेंगे, ये 40 है और ये 60 है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो गया, 40 प्लस 60 इंटू हाइट करेंगे वो 1 हो जाएगा. तो 100/2 इज इक्वल टू 50 जूल्स. ठीक है. लिख लिया ना सबने? यस सर. हाँ सर. सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है, a body moves from point A to B under सर आपने स्लाइड बदल दी? बढ़ा दिया. A body moves from point A to B under the action of a force varying in magnitude as shown in figure. Obtain the work done. Force is expressed in Newton and displacement is in meter. तो work done फिर से क्या होगा, work done will be area under this. So इसमें क्या है, अलग अलग एरिया पे इसको डिवाइड कर लो और इन सब एरिया को ऐड करते हैं. अब जो एरिया यहाँ पे नेगेटिव, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे होगा वो नेगेटिव होगा, उसमें एरिया निकालेंगे तो उसके साथ साइन यूज करेंगे, है ना. वर्क डन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है. तो एरिया जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वो पॉजिटिव होगा और एरिया जो एक्स एक्सिस के नीचे है उसको नेगेटिव करेंगे. तो मान लो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है और इसका एरिया A4 है. तो नेट वर्क डन is equal to area A1 plus A2 plus A3 minus A4 करेंगे जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस पे जो एरिया है. अब A1 का एरिया करोगे तो दिस इज व्हाट, 10 into 1. ये जो चीज है ये 1 हो गया और ये कितना है, 10 है, तो 10 into 1 प्लस A2 का एरिया करोगे, ये ट्रेपीजियम है, हाफ इंटू 10 प्लस 15 इंटू हाइट जो है दैट इज 1 प्लस ये ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू 1 इंटू 15. ठीक है. माइनस ऑफ नीचे वाला ट्राइंगल है हाफ इंटू 15 इंटू 1. अब ये जो A3 और A4 इन दोनों का एरिया बिल्कुल सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शंस में ये कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 10, 15/2 is
12.5, so this will be 22.5 joules. सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes. अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रखा है कि a force F is equal to 2xj Newton acts in a region where a particle moves anti-clockwise in a square loop of 2 meter. तो पार्टिकल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रहा है XY प्लेन में, ठीक है, एज शोन इन द फिगर. तो XY ये 0,0 है, तो मतलब ये ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस. ये y एक्सिस हो गया. So a force F is equal to 2xj Newton acts in a region. इस पूरे पे जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है 2xj. फोर्स का डायरेक्शन क्या है, F ऐसे है, 2xj. j मतलब पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग, यूनिट वेक्टर y एक्सिस के अलोंग वो j कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. 2xj Newton acts in a region where a particle moves anti-clockwise in a square loop of 2 meter in xy plane as shown in figure. Calculate the total amount of work done. Is this force a conservative force or a non-conservative force? तो F का वैल्यू देखो x पे डिपेंडेंट है, राइट. सो यहाँ पे अगर हम बात करें A से D, मतलब पहले तो जो F हमें निकालना है टोटल वर्क डन पूरा एक चक्कर काटने पे. सो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अलोंग ए बी सी डी ए, पूरे पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, F डॉट डी एक्स हो गया. अब इसको जो इंटीग्रेट करेंगे पहले F डॉट डी एक्स, पहले A से B इंटीग्रेट करते हैं, ए बी के अलोंग, प्लस जो इंटीग्रेशन करेंगे BC के अलोंग करेंगे F डॉट डी एक्स, ठीक है. उसके बाद F डॉट डी एक्स CD के अलोंग, और लास्ट में F डॉट डी एक्स DA के अलोंग. अब A से B के तरफ जाएंगे ना, तो dx का जो वैल्यू होगा, dx का वैल्यू dxi हो जाएगा. तो F जो है, अगर हम लोग यहाँ पे लिमिट करते हैं, लिमिट 0 से लेके 2 तक, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके 2 तक, तो 0 से लेके 2 तक x वेरी कर रहा है, और फोर्स जो है हमारा 2xj है, 2xj डॉट dx i के अलोंग. डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, i के अलोंग, और फोर्स किधर है, j के अलोंग, प्लस ऑफ b से c जाएंगे, तो यहाँ पे x क्या चेंज कर रहा है, x नहीं चेंज कर रहा है, राइट. तो यहाँ पे हमारे पास इसके अलोंग जाएंगे, तो जो F है this is equal to टू एक्स जे डॉट डी एक्स भी जे होगा. लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से 2 है ना. ये यहां से यहां तक जा रहे हैं, 2 मीटर जा रहे हैं, तो dx जो है ये बढ़ता जाएगा, 0 से 2 हो जाएगा, प्लस ऑफ यहाँ पे फिर हम लोग
जो फोर्स लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं F इज इक्वल टू 2xj डॉट ऑफ dx जो है ये dx, अब देखो इधर जाते तो इंक्रीज होता है, इधर जाएंगे तो डिक्रीज होगा, तो dx माइनस j करेंगे, माइनस आई, सॉरी माइनस आई लिखेंगे, प्लस ऑफ d से a जब आते हैं तो यहाँ पे f इज इक्वल टू 2xj और जो dx है दिस इज माइनस j, यहाँ पे भी नीचे कम हो रहा है जो वैल्यू है, इसीलिए नेगेटिव माइनस j हो जाएगा। अब ये देखो j डॉट आई ये तो जीरो ही हो गया, j डॉट आई तो जीरो होता है ना, तुम लोग को जिन्होंने वेक्टर्स अटेंड किया, i डॉट आई 1 होता है, j डॉट j 1 होगा और k डॉट k 1 होगा, बाकी सारे के साथ मतलब अगर i डॉट j करें या j डॉट k करें या k डॉट i करें, ये सभी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है और डॉट प्रोडक्ट cos 90 होता है, cos 90 जीरो हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हम लोग j डॉट j 1 हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे प्लस ऑफ 2x dx, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 2, और ये j डॉट आई ये भी जीरो हो जाएगा, j डॉट j k होता है माइनस ऑफ 2x dx, और ये जो वैल्यू है इसको हम लोग 2 से लेके 0 तक लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे भी जो हम लोग ये लेके आ रहे हैं जो लिमिट है मेरा ये 2 से लेके 0 तक, तो 2x dx और माइनस ऑफ 2x dx, बट ये लिमिट क्या है 2 से लेके 0 तक इंटीग्रेशन का, है ना। ये जो इधर से इधर आएंगे तो ये 2 क्या हो रहा है, 2 से लेके 0 हो रहा है y का वैल्यू, राइट, मतलब जो वैल्यू कम होता जा रहा है, तो 2 ये जो लोअर लिमिट 2 होगा और अपर लिमिट 0 हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व करोगे आप, अच्छा ये तो 0 हो गया, दिस इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0, राइट, एंड ये जो माइनस 2x j डॉट j 1 हो गया, ये माइनस था तो ये यहाँ पे माइनस हो गया, एक यहाँ पे प्लस 0 लिख, सो दिस इज इक्वल टू 2x dx, हमें पता है क्या होता है 2x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होता है, 2 कांस्टेंट है उसको बाहर रखेंगे, 0 से 2 हो गया इंटीग्रेशन, माइनस ऑफ यहाँ पे 2x स्क्वायर बाय 2, और इसको भी जो लिमिट लेंगे वो 2 से लेके 0 ले लेंगे। अब देखो ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, माइनस ऑफ यहाँ पे अपर लिमिट 0 स्क्वायर है, 0 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, so this will be equal to 4 and plus 4, तो ये 8 जूल्स हो जाएगा। तो पूरे जो एक चक्कर हमने काटा तो टोटल वर्क डन क्या हो गया, 8 जूल्स हो गया, बट कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होना चाहिए था, एक पूरे राउंड ट्रिप में वर्क डन कितना होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 0 तो होता नहीं है, 8 जूल हो रहा है, तो बिकॉज ये 8 जूल हो रहा है तो ये क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, सो दिस इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है सभी को? Yes. सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes. See, when we go along this, x is increasing and that's why we have taken positive 0 से 2. Here also the value is increasing 0 to 2, right? Here the value is decreasing 2 to 0 and again here the value is decreasing 2 to 0. उसके accordingly हम लोग यहाँ पे limit use करते हैं.
So the first and second terms are zero in this, right? फर्स्ट एंड First and second term. सेकंड टर्म फिर से बोलो, क्या नहीं समझ में आया? Sir, first और second term zero होंगे ना? फर्स्ट और थर्ड बेटा, ये जो फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे बिकॉज फोर्स का डायरेक्शन इधर था और डिस्प्लेसमेंट इधर था, तो ये परपेंडिकुलर हो गया ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, इसीलिए यहाँ जीरो था। यहाँ पे फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो ये तो सेम डायरेक्शन में तो जीरो नहीं होगा, डॉट प्रोडक्ट कॉस 0 1 हो जाता है। यहाँ पे इन दिस केस फोर्स इधर है और फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो यहाँ पे भी एंगल क्या हो रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इस केस में और इस केस में वर्क डन जीरो है, इस केस में वर्क डन और इस केस में वर्क डन जीरो नहीं है, ये दोनों ऐड होता है। तो वही जो 4 + 4 यहां से यहां जाएंगे तो भी 4 जूल हो जाएगा वर्क डन, है ना। देखो यहाँ पर भी 4 जूल होगा और इसमें इधर जो आ रहे हैं ये भी 4 जूल होगा, दोनों 8 जूल मिलके होगा। Yes. Thank you. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Next question is, a cyclist comes to a skidding stop in 10 meter, है ना, तो 10 मीटर में रुक जाता है अगर साइकिल चला रहा है कोई साइकिलिस्ट। जो भी है भाई साइकिल ही है, assume that this is a cycle, looks like, I don't know. So a cyclist comes to a skidding stop in 10 meter, तो ब्रेक लगाया तो स्किड करके ये 10 मीटर में रुक गया साइकिलिस्ट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड इज 200 न्यूटन, मतलब जो भी फोर्स होगा, फ्रिक्शन होगा या जो भी होगा, फोर्स on the cycle due to road is 200 Newton, right? And is directed opposite to the motion. Motion इधर हो रहा है, तो force किधर होगा? F is direction में। Displacement इधर हो रहा है, force इधर हो रहा है। How much work does the road do on the cycle? Road cycle पे क्या force लगा रहा है? F लगा रहा है, right? तो work done is equal to force into displacement. तो force जो लग रहा है साइकिल पे, अब ये देखो एफ डी कॉस ऑफ 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है, मतलब ये फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है ना। तो यहाँ पे फोर्स हो गया 200, डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 इंटू -1 -2000 जूल्स हो जाएगा। ठीक है, ये इसको सही कर लो, 2000 होगा। ठीक है, अब हाउ मच वर्क डज साइकिल डू ऑन द रोड। अब देखो साइकिल क्या पूछ रहा है, तो साइकिल जो फोर्स लगा रहा है रोड पे वो तो बराबर है, मतलब अगर रोड साइकिल पे पीछे फोर्स लगा रहा है तो साइकिल रोड के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, बट रोड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? रोड का डिस्प्लेसमेंट होता है क्या? आना बोलो भाई। हाँ No, sir. नहीं, रोड स्टेशनरी होता है, रोड का डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? तो फोर्स रोड इस तरफ लग रहा है, फोर्स तो हमने समझ लिया कि भाई 200 न्यूटन इधर लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 हो गया। तो वर्क डन ऑन द रोड इज इक्वल टू 0। क्लियर? Yes, sir. सभी ने लिख लिया ना? Yes, sir.
A woman pushes a trunk on a railway platform which has rough surface. She applies a force of 100 Newton over a distance of 10 meters. Thereafter, she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with a distance to 50 Newton. ठीक है? So the total distance through which trunk has moved is 20 meters now. Now plot the force applied by the woman and the friction force, which is 50 Newton against the distance. So calculate the work done by the two forces over 20 meters. तुमको पहले तो प्लॉट करना है फोर्स डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट. ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया. अब कह रहा है 100 न्यूटन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. तो कांस्टेंट 100 न्यूटन लगा रही है ये फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. 10 मीटर तक इसका जो फोर्स है ये 100 न्यूटन होगा. और टोटल ये 20 मीटर जा रही है. बाद में क्या है, ये रिड्यूस होके प्रोग्रेसिवली कम होता रहता है और ये लीनियरली रिड्यूस होके फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स लीनियरली रिड्यूस होके 50 न्यूटन हो. ठीक है, कितने मीटर में? अगले 10 मीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसमें फोर्स धीरे धीरे कम हो रहा है. अब उसके अलावा एक और फोर्स यहाँ लग रहा है पूरे जर्नी में, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स विच इज 50 न्यूटन. 50 न्यूटन एक -50 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में. फ्रिक्शन फोर्स पूरे जर्नी के दौरान कांस्टेंट रहेगा, दैट इज -50 न्यूटन. अब आपको कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर. मतलब पहले आपको ये एरिया निकालना है, ठीक है, और सेकंड केस में आपको ये एरिया निकालना, अलग अलग निकालना है. सो ये जो एरिया निकालोगे ये वर्क डन बाय द वुमेन आ जाएगा, और दूसरा ये जो निकालोगे ये वर्क डन बाय, ये एरिया निकालेंगे तो दिस इज वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स. तो इसका एरिया अगर निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. W1 इज इक्वल टू एरिया अंडर दिस कर्व, तो दिस इज 100 into 10 हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया, राइट. और ट्रेपीजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 100 plus 50 into height is 10. So this is equal to 1000 by 2, 1000 plus 150 into 5, 750. So this is 1750 joules. सेकेंड वाला जो है दिस इज इक्वल टू 20 into 50, ठीक है, माइनस ऑफ 1000 जूल्स, क्योंकि नेगेटिव नीचे की तरफ है इसीलिए माइनस साइन आएगा. क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? हाँ सर. अब देखो 10th वाला कह रहा है पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन R1 टू R2. ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर दिया है, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आरुषि बताएगी क्या होगा. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं आरुषि? अभी एक फॉर्मूला बताया था, बताओ मुझे. सर R2 minus R1. बहुत बढ़िया. फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. तो इससे क्या हो जाएगा, ये R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर. तो R2 वेक्टर मेरा है 14i plus 13j plus 9k माइनस ऑफ 3i plus 2j minus 6k. तो 14 minus 3 ये क्या हो गया, 11i. 13 minus 2 is 11j. 9 plus 6 is 15k. ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स. सो दिस इज R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर.
and action of force F is equal to 4i plus j minus of v. Now calculate the work done. Work done is equal to F dot d, जो displacement vector है. So this is equal to force हमारा है 4i plus j minus 3k. इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे 11i plus 11j plus 15k से. So this is equal to 4 into 11 plus 1 into 11 minus 3 into 15. So 4 into 11, 44 plus 11, 55 minus 45. So this is equal to 10 joules. Clear है? Yes, sir. ठीक है, जिन्होंने लिख लिया है वो जा सकते हैं, छुट्टी उनकी. लिख लिया सभी ने? सर Yes, मैं sir. अभी 1 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे क्लास में? हाँ, सर लिख लिया तो चले जाए. हाँ बेटा जा सकते हो, जिन्होंने Okay. लिख लिया जा सकते Thank you, sir. थैंक यू सर. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. All plus Q.